हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने कल बताया था कि आपकी जो आने वाली हिंदी की क्लासेज है वो कुछ क्लासें मैं अभी आपकी लूँगा, क्योंकि हमारे जो सर हैं उनको थोड़ी आने में अभी दिक्कत है, तो इसकी वजह से जितनी भी क्लास वो लेट करते हैं उनकी क्लासेस मैं अटेंड करूंगा। जैसे कि आप सभी बोर्ड पर मेरे पीछे लिखे हुए देख रहे हैं कि हमारा हिंदी का सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर में से हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम आज की सेवा को अपना आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस को समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आता है भाषा हिंदी व्याकरण की मूल बातें। इसमें से भी ये हमारे दो टॉपिक है और एक दूसरा टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें से हमारे पास हर पेपर के जो उत्तर प्रदेश का पेपर है कांस्टेबल लेवल का, उसमें हमारे पास इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर बार हर पेपर में। और अब अगला टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। इसमें हमारे पास कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द यानी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची विलोम शब्द। इनमें से भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वर्णमाला में से हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और तत्सम और तद्भव में हमारे 3 या 4 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं और पर्यायवाची में 1 या 2 क्वेश्चन हमारा हर बार पेपर में पूछा जाता है। इसी तरह विलोम शब्द में से भी हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीचे आते हैं, इससे थोड़ा हम देखते हैं कि अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए इस वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इसके लिए भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में हमारे से पूछे जाते हैं। और अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि समरूप भिन्नार्थक शब्द यानी अलग अलग प्रकार के शब्द। इसमें से हमारा एक क्वेश्चन आता है, वो भी अगर एग्जामिनर देगा तो, नहीं तो इसमें से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वो बस इनमें से एक ही क्वेश्चन आता है, ना कि दो तो आने का इसमें से कोई सवाल होता ही नहीं है। और अगला पॉइंट है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसमें से भी हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास जो पेपर आता है उसमें हमारे हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 37 और 37 में से हमें कम से कम करने हैं 35, क्योंकि जब हम 37 में से 35 क्वेश्चन पेपर में ठीक करके आएंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में नंबर आने के चांस होंगे। यदि हम 37 में से 30 कर खाते हैं तो इसमें हमारे चांस नहीं होने के, क्योंकि 30 तो सभी बच्चे मिनिमम करके ही आते हैं। तो हमारा जो लेवल होगा या जिसको हम ड्रीम बनाएंगे वो होगा कि हम 37 में से 35 क्वेश्चन ठीक ही करें पेपर में, जिससे हमारा पेपर में हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस रहे और हमारे नंबर बढ़े। 37 का मतलब है तो 37 में से 35 ही लाने हैं, ना कि 34। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे का सिलेबस देखते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारा आगे का सिलेबस जो है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारा लिंग या वचन आते हैं, जिसमें हमारे से पूछा जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, तो उसमें से भी हमारे पास 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं हर क्वेश्चन में। और जो कारक चिन्ह आते हैं उसमें से भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि हम सर्वनामिक विशेषण की और उसके बाद क्रिया की। इसमें से भी हमारे पास 2 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं इन दोनों में से, यानी एक में से हमारे पास 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, या फिर दोनों में ही 2-2 आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम काल की, जिसमें ये पूछता है कि कोई कार्य किया या करेगा या कर चुका है, तो उसमें ये पूछता है कि ये संगीत भूतकाल है, जिसमें हमें समय का बोध करा जाता है। उसमें भी हमारे पास 1 से 2 प्रश्न यानी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे उसमें आते ही आते हैं। अब इसके बाद बात आती है अवयव और वाच्य की। इसमें भी हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और उपसर्ग प्रत्यय में से भी हमारे पास 3 से 2 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से हमारे पास पूछे ही पूछे जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा वो है संधि। संधि में से हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं
और 4 भी इसमें हमारे पास हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आता है हमारा समास। इसमें भी हमारे पास मिनिमम 3 से 2 क्वेश्चन हमारे समास में से पूछे जाते हैं। और विराम, अब अगला चैप्टर है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में भी हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है मुहावरे में उनकी लोकोक्तियां, तो उसमें से हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। और जो आते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, वो है हमारा रस, छंद, अलंकार। ये तीनों जो टॉपिक है ये हमारे काव्य के अंदर आते हैं। इसमें से हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन पूछने हैं उसको पेपर में। इसमें से 100% 5 से 6 नहीं तो 5 क्वेश्चन तो हमारे मिनिमम पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको भी हम, इन तीनों चैप्टर को भी हम, यानी इस टॉपिक को भी हम पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अपठित बोध। इसमें से हमारे पास 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है प्रसिद्ध कवि व उनकी रचनाएं। तो इसमें से हमारे पास 3 से 4 या 5 भी पेपर में हर बार हमें देखने को मिलता है। और लास्ट में हमारे पास आता है हिंदी भाषा में पुरस्कार। इसमें पेपर वाले एग्जामिनर की चॉइस होती है कि वो हमें इसमें से क्वेश्चन दे या नहीं दे, क्योंकि इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी हमने इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है। यदि वो हमारे से इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको भी जवाब हम आसानी से दे देंगे। तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है आज वर्णमाला। तो हम आज वर्णमाला पढ़ेंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस से पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें कुछ भी दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो पहले वर्णमाला पढ़ लेंगे या फिर पहले संधि पढ़ लेंगे, फिर उपसर्ग बार पढ़ लेंगे, उसके बाद समास पढ़ लेंगे, तो वो सीक्वेंस से नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे उनकी समझ में ये टॉपिक आता नहीं है। और हिंदी एक ऐसा चैप्टर है जिसके दम पर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सिलेक्शन पा सकते हो, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम डेली यूज करते हैं, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो लिखने में हो। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा वर्णमाला। वर्णमाला के बाद हम पढ़ेंगे संधि। संधि के बाद पढ़ेंगे उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद पढ़ेंगे प्रत्यय। तो इसी तरह हम सीक्वेंस वाइज अपनी सेवा को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी मिलेगी जो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम वर्णमाला को ही ध्यान से नहीं पढ़ने के तो संधि हमारी समझ में नहीं आने की। अगर संधि हमारी समझ में नहीं आई तो उपसर्ग और प्रत्यय तो हम कर ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हिंदी की नींव है या जो हिंदी की रीढ़ की हड्डी है वो है वर्णमाला। और वर्णमाला को ये हम इतने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि उसको हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक का नहीं है। तो आइए हम आज वर्णमाला की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार बैठेंगे, और जो मैं आपको बताऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लिखने से नहीं आता है, जो बिल्कुल सुनने से आता है। क्योंकि जो हमारा मेन काम होगा वो होगा सुनने का और उसके बाद लिखने का। तो सबसे जो आज का टॉपिक हम डालेंगे वो है वर्णमाला, या इसको हम कहते हैं वर्ण विचार। यदि हम एग्जामिनर हमसे वर्णमाला पूछे या वर्ण विचार पूछे तो उससे घबराना नहीं है। उसका मतलब वर्णमाला का मतलब ही वर्ण विचार होता है। तो वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जिसके टुकड़े या खंड ने किए जा सके। तो कहने वाली बात यह है कि जो वर्णमाला होती है हमारी, यानी वर्ण, उसको कहने की मतलब ये है कि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये ए है ये हमारा वर्ण है, और जब हम इसके
टुकड़े करते हैं तो हमारे टुकड़े ये होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। या फिर हम एक एग्जाम्पल और लेके ये कह सकते हैं कि यदि हम क के टुकड़े कर दे तो इसका हमारे पास कोई अर्थ नहीं निकलता। तो कहने वाली बात ये है कि वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके या किए जा सकते, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो हमारा वर्ण कहलाता है। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है अक्षर। वर्ण का ही एक दूसरा नाम जो है वो होता है हमारा अक्षर। अक्षर भी एक ऐसा ही है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है अक्षर। अक्षर में क्या है, पहली जो इसका पॉइंट बच्चे हम लिखेंगे वो ये है कि जिसे नष्ट ना किया जा सके या वर्णों का मौखिक रूप ही अक्षर कहलाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि वर्णों का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जिसको नष्ट ना किया जा सके। तो कहने वाली बात यह है कि वर्ण की डेफिनेशन तो होगी जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके, और वर्ण का ही मौखिक रूप हमारे पास अक्षर होता है। और इसका अक्षर की डेफिनेशन ये होती है कि जिसको नष्ट ना किया जा सके उसको हम अक्षर कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण या अक्षर की एक आवाज होती है, वो हमारी ध्वनि कहलाती है। तो इसमें अगला पॉइंट हमारा होगा वो होगा ध्वनि। और ध्वनि की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रत्येक वर्ण या अक्षर की एक आवाज यानी एक वॉइस होती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो सभी बच्चे लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ण या अक्षर की एक आवाज होती है जो हमारी ध्वनि कहलाती है। तो बच्चों इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यदि एग्जामिनर हमारे से वर्णमाला या हमें वर्ण विचार देता है तो हमें समझ जाना है कि वो हमारे से वर्णमाला के बारे में ही कुछ पूछना चाहता है। और जब वो हमारे से वर्ण की डेफिनेशन पूछता है तो वर्ण की डेफिनेशन हमें पता है वो होती है कि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके। और वर्ण का ही मौखिक रूप हमारा अक्षर होता है। अक्षर वर्णों का ही मौखिक रूप हमारा अक्षर होता है, यानी जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते वो ही हमारा अक्षर कहलाता है। और प्रत्येक वर्ण या अक्षर एक आवाज होती है जो हमारी ध्वनि कहलाती है, जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, वही हमारी ध्वनि कहलाती है। तो अब आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगले 2-3 जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी बच्चे अब उनको लिखेंगे, क्योंकि जो अब एग्जामिनर हमारे से क्वेश्चन पूछता है वो इन्हीं बातों में से ज्यादातर हमारे से अब क्वेश्चन पूछता है। तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐसे करके ऐसे वे लिख देंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम या न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो सभी बच्चे लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी या न्यूनतम या
लघुत्तम इकाई क्या होती है। यदि वो हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई या लघुत्तम इकाई होती है, तो हमारे जवाब में इसमें 3 चीजें आती है। पहली है ध्वनि, दूसरी है वर्ण, तीसरी है अक्षर। वो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। यदि हमारे पास ऑप्शंस में ध्वनि, वर्ण और अक्षर है तो हम लगाएंगे वर्ण। अगर हमारे पास वर्ण नहीं है, ध्वनि और अक्षर है, तो उसमें से हम लगाएंगे अक्षर। अगर ये वर्ण और अक्षर नहीं है तो हम लगाएंगे ध्वनि। ये लगाना है हमें एग्जाम पे क्वेश्चन की दृष्टि से कि हमारे से उसने क्या पूछा है। यदि वो हमें यहाँ पर भाषा के बजाय वाक्य दे दे तो तब भी हमारा यही आंसर होगा, ना कि इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। यदि वो हमसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम या लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो हम बताएंगे ध्वनि, वर्ण या अक्षर। यदि वो हमसे पूछता है वाक्य की सबसे छोटी न्यूनतम लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो भी हमारे आंसर यही होंगे। कि बस लगाने का फर्क ये है कि हमारे पास उसने हमें ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं और उनके हिसाब से ही हम आंसर दे देंगे। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वो होगा भाषा या वाक्य की सार्थक इकाई या लघुत्तम इकाई या न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, भाषा की सार्थक या लघुत्तम या न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर हमारे पास एक ही है और वो है हमारा शब्द। यानी जो हमारी भाषा की सार्थक इकाई या लघुत्तम इकाई या न्यूनतम इकाई होती है वो होती है हमारी शब्द। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें सबसे छोटी पूछा है और इसमें बोला है भाषा की सार्थक पूछा है, तो सार्थक में तो आएगा हमारा शब्दांशर। और जो सबसे छोटी न्यूनतम या लघुत्तम इकाई पूछता है तो उसमें हमारा ध्वनि या वर्ण या अक्षर आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आकर हम आंसर उसका दे देते हैं। तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। तो इसके आंसर सिर्फ एक ही है, वो है हमारा वर्णमाला। जो हमारा वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है वो कहलाता है वर्णमाला, या हम ये कह सकते हैं वर्णमाला को ही हम वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहते हैं। तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिखवाए हैं, इनको हम याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर अब हमसे क्वेश्चन पूछता है वो इनमें से ही ज्यादा कर पूछता है। तो आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अपनी सेवा को कल से आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे ही करेंगे।
तो आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको हिंदी में पढ़ाया है वो आप सभी को अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। जब तक के लिए मैं अभिषेक पांचाल आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। 16 मिनट की